वेलकम टू यतना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो देखा जाए तो एक बहुत ही बोरिंग बिजनेस में है, बट जो कंपनी का ग्रोथ रहा है, रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ करती क्या है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ एक टायर मैन्युफैक्चरर है, पर ये एक थोड़ा अलग किस्म का टायर बनाती है। यानी कि जो अपने पैसेंजर व्हीकल जो या कमर्शियल व्हीकल्स जो रोड पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, उनके लिए ये कंपनी टायर नहीं बनाती। ये कंपनी टायर्स ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए, जहाँ पे जैसे कि ट्रैक्टर्स, माइनिंग व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, जहाँ पे मोस्टली पर्टिकुलर सेक्टर का एक काम रहता है, जहाँ पे हैवी मूविंग मटेरियल्स का यूज़ होता है, तो उन व्हीकल्स के लिए ये कंपनी टायर्स बनाती है। तो अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी के 5 टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो एक कार्बन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक विंड फार्म है और एक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अभी कार्बन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग से क्यों है? कार्बन ब्लैक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर टायर। तो जब टायर में एक कार्बन ब्लैक मटेरियल यूज़ होता है, तो टायर की जो स्टर्डीनेस और जो स्ट्रेंथ रहता है और उसका जो वियर टियर रहता है, वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर कार्बन ब्लैक ना यूज़ किया जाए तो। तो कंपनी के पास एक कार्बन ब्लैक प्लांट भी है, यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छे से एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है। तो एक प्लांट की एक स्टोरी भी है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे। बट अगर देखा जाए तो ये कंपनी के जो प्लांट्स हैं, वालूज में सिचुएटेड है, राजस्थान में सिचुएटेड है और भुज में सिचुएटेड है। कार्बन ब्लैक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी भुज में सिचुएटेड है। अगर पीपल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी के पास 9,800 प्लस एम्प्लॉइज़ है। स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, यानी कि हर एक व्हीकल को डिफरेंट डिफरेंट तरह के टायर्स लगते हैं, जिनके डायमीटर अलग है, जिनकी विड्थ अलग है। तो हर एक टायर का एक सेपरेट स्टॉक कीपिंग यूनिट रहता है। तो ऐसे कंपनीज 3,200 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है कंपनी के पास। और द कंपनी का प्रेजेंस 160 प्लस कंट्रीज में है, यानी कि कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है रादर देन द डोमेस्टिक इंडियन मार्केट। अगर कंपनी की टायर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने ये कहा है उनके FY22 एनुअल रिपोर्ट में कि एट द एंड ऑफ FY23 द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3,60,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। तो कंपनी ऑपरेट्स इन अ वेरी नीश सेगमेंट विच इज़ अ स्पेशलिटी टायर मेकिंग सेगमेंट, जहाँ पे कस्टमर्स के काफ़ी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं और ये काफ़ी सारे डिफरेंट कस्टमर्स के बहुत ही अलग-अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो ये जो स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए जो कंपनी टायर्स बनाती है, तो ये दीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्शन। तो लेट्स से कि हम इंडिया में एक काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर फॉर एनी कमोडिटीज़ या फिर प्रोडक्ट्स एक चाइना है। बट चाइना का जो प्रोडक्शन बेस्ड है, इट इज़ मोर ऑफ अ मास प्रोडक्शन, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते हैं और वो सप्लाई करते हैं। पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि टायर जो ऑफ रोड टायर्स है, वो एक स्पेशल प्रोडक्शन पे, यानी कि स्पेशल कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट पे बेस्ड रहता है। तो चाइना का जो कॉम्पिटिशन है फॉर दिस कंपनी इज़ वेरी लो, या फिर इट कांट बी एग्जिस्ट, क्योंकि चाइना इज़ मोर इनटू मास प्रोडक्शन और ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो अगर कंपनी के सेगमेंटल सेल्स के बारे में बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेगमेंट, जो 65.5% है। दूसरा आता है OTR, यानी ऑफ द रोड, जहाँ पे माइनिंग, गार्डनिंग, या जो भी काफ़ी सारे सेक्टर्स है, वो 31.1% आता है। और जो दूसरे छोटे सेक्टर्स है वो 3.3। तो जैसा हम देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कंपनी को देता है, तो अंडरलाइंग सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी। अगर चैनल सेल्स के बारे में बात की जाए तो जो रिप्लेसमेंट चैनल है, जहाँ पे डीलर से टायर खरीदा जाता है इंस्टेड ऑफ सेलिंग द टायर्स टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि ट्रैक्टर मेकिंग कंपनीज या फिर हेवी अर्थ मूविंग व्हीकल मेकिंग कंपनीज। तो रिप्लेसमेंट चैनल पे कंपनी का ज़्यादा फोकस है, विच इज़ 69.1%। अभी अगर देखा जाए तो रिप्लेसमेंट चैनल में अगर फोकस ज़्यादा है तो ब्रांड बिल्डिंग इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। तो इसलिए कंपनी का जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा हमने देखा कि कंपनी ने काफ़ी सारी IPL टीम्स को भी स्पॉन्सर किया था पिछले IPL सीज़न में। जो मेजॉरिटी ऑफ द
फुटबॉल लीग्स है यूरोप में, जहाँ पे कंपनी का 53.9% प्रेजेंस है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फुटबॉल लीग्स इन द यूरोपियन एरिया आर स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। अगर यूएस में देखा जाए तो यूएस के मॉन्स्टर ट्रक इवेंट्स हो या फिर कुछ ऐसे दूसरे स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वहाँ भी अच्छे से स्पॉन्सर करती है। तो अगर कंपनी टायर बनाती है, इनका रिप्लेसमेंट में ज़्यादा प्रेजेंस है, तो इसीलिए कंपनी को अपना एक ब्रांड या फिर मार्केटिंग स्पेंड रखना होता है, सो दैट टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज अमंग द कंज्यूमर्स। अगर जोग्राफिकल सेल्स के बारे में बात की जाए तो जैसा हमने कहा कि यूरोप में 53.9% सेल्स है, अमेरिकाज में 17.3% है, इंडिया में 17.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 11.2%। तो देखा जाए तो कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन जोग्राफिकली, चैनल सेल्स और सेगमेंटल सेल्स में काफ़ी अच्छा है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बारे में बात की जाए तो कंपनी ने जितना वॉल्यूम का टायर बेचा है, तो हम एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं। FY14 में 1,42,810 मेट्रिक टन था, वही FY22 में 2,88,705 मेट्रिक टन है। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है वॉल्यूम्स में, अपार्ट फ्रॉम द 2 years विच आर FY16 एंड FY20। तो अगर FY16 के बारे में बात की जाए तो मतलब क्यों वहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ, तो FY16 के एनुअल रिपोर्ट में एक काफ़ी अच्छे से कंपनी ने रीज़न दिया है कि द रीज़न फॉर FY16 डिक्लाइन इन वॉल्यूम इज गिवन बाय द कंपनी इज दिस जर्नल स्लो डाउन अक्रॉस द ग्लोब। एंड FY20 में जो रीज़न था वो था ट्रेड वॉर, क्लाइमेट कंडीशंस इन यूरोप एंड कोविड। तो जैसा हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेगमेंट पे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू मिक्स है, तो इसलिए क्लाइमेट कंडीशन जो है यूरोप के, वो भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर कंपनी के कैपेसिटी एक्सपांशन और डिमांड के बारे में बात की जाए तो जो उनका ब्राउनफील्ड एक्सपांशन चालू है एक टायर प्लांट में, जैसा हमने कहा भुज में एक प्लांट है, तो वहाँ पे कंपनी का एक टायर प्लांट का एक्सपांशन चालू है। तो अगर कंपनी के कैपेसिटी एक्सपांशन और डिमांड के बारे में बात की जाए तो जो भुज पे उनका एक टायर प्लांट है, वहाँ पे एक ब्राउनफील्ड एक्सपांशन हो रहा है, यानी कि टायर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है। दे हैव कमीशन्ड, मतलब स्टार्टेड 50,000 मेट्रिक टन पर एनम का ब्राउनफील्ड टायर प्लांट का एक्सपांशन हो गया है भुज में। द एक्सपेक्टेड रैंप अप वाज second half of the financial year 2023। प्रोजेक्ट कैपेक्स इसका 800 करोड़ है। एक कार्बन ब्लैक और कैप्टिव पावर प्लांट का जो भी केपेक्स है वो कंपनी का चल रहा था। FY22 के एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने बताया कि उसकी कमीशनिंग वाज ऑलमोस्ट, कार्बन ब्लैक प्लांट की कमीशनिंग वाज फॉर द कैपेसिटी ऑफ 55,000 मेट्रिक टन पर एनम, जो 2-3 महीने में फिर से स्टार्ट होने वाला था। प्रोजेक्ट केपेक्स फॉर एडवांस्ड कार्बन मटेरियल फॉर 30,000 मेट्रिक टन पर एनम विल बी कमीशन्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ FY23, और ये प्रोजेक्ट का केपेक्स था 650 करोड़। जो कंपनी के प्लान्स है उसका मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वो फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 तक खत्म हो गया, और उसका प्रोजेक्ट केपेक्स था ऑलमोस्ट 450 करोड़। तो हम जैसा देख रहे हैं कि कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाई है। द कंपनी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कार्बन प्लांट। उसके वजह से द कंपनी की जो कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम हो सकती है। तो ये अभी एक स्टोरी है अबाउट द कैपेसिटी एक्सपेंशन फ्रॉम दिस कंपनी। द न्यू प्लांट एट वालूज स्टार्टेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग September 2021। द कंपनी हैड प्लान टू शट डाउन द ओल्ड प्लांट आफ्टर द न्यू प्लांट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। यानी कि जो कंपनी का पुराना प्लांट है उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो प्रोडक्शन बंद कर देंगे और पूरा प्रोडक्शन नए प्लांट से शुरू होगा। बट द स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग डिमांड एंड आउटलुक ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग ऑफ 11 November 2021 द कंपनी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन एट इट्स ओल्ड प्लांट। तो यानी कि कंपनी को इतना ज़्यादा डिमांड और एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिखा, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि पुराने प्लांट का जो प्रोडक्शन वो पहले कंपनी शट डाउन करना चाहती थी, वो कंपनी ने वो प्रोडक्शन चालू रखा और फिर नए प्लांट में भी प्रोडक्शन चालू रखा। और ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग ऑफ 13 May 2022 द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कीप द अपग्रेडेशन, यानी कि जो प्लांट ये जो अपग्रेडेशन करने वाली थी उन्होंने वो होल्ड पे रखे, बाय बिकॉज द कस्टमर सेड दैट वी डोंट वांट एनी डिसरप्शन इन आवर सप्लाई, सो प्लीज कंटिन्यू सप्लाइंग टायर्स टू अस। तो क्योंकि कस्टमर के साइड से डिमांड काफ़ी अच्छा था और उनको क्विकर सप्लाई चाहिए था टायर्स का।
स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड क्विकर प्रोडक्शन शेड्यूल एज डिमांडेड बाय द एंड कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। तो इसी की वजह से कंपनी ने कहा है कि उनका जो FY23 का एनुअल वॉल्यूम सेल्स रहेगा वो क्लोज टू 3,20,000 या फिर 3,30,000 मेट्रिक टन्स रहेगा। अभी कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात की जाए तो काफ़ी की क्लाइंट्स है कंपनी के, जैसे जॉन डियर जो ट्रैक्टर बनाती है, कुबोटा जो जापानीज ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर है, CAT, JCB, ये अगर आपने सब देखे तो ये सारे क्लाइंट्स उनके ऑफ रोड व्हीकल्स के क्लाइंट्स है। जैसा हमने कहा कि कंपनी मेजरली कंप्लीटली इनटू ऑफ रोड व्हीकल्स। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनी के बारे में बात की जाए तो रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे सा ग्रो हुआ है, स्टेडी ग्रोथ रहा है। FY13 में 3,398 करोड़ था, वही 8,733 करके ग्रो हुआ है इन FY22। जैसा हमने देखा कि FY16 और FY17 में स्लो डाउन था ड्यू टू ग्लोबल डाउन इन FY16 और कोविड एंड ट्रेड वॉर्स ड्यूरिंग FY20। तो FY16 का रेवेन्यू इसी वजह से ड्रॉप हुआ है। कंपनी ने प्राइस अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम किए थे, इसके वजह से एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम रेवेन्यू ज़्यादा डाउन हुआ है FY16 में। FY20 में थोड़ा डिमांड स्लगिश होने के कारण भी रेवेन्यू कंपनी का डाउन हो गया था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बारे में बात की जाए तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है टिल FY17। द हाइएस्ट पीक एट द ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ 37%, वहाँ से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है और करेंटली अभी वो 29% पे आया है। एक थोड़ी रिकवरी दिखी थी हमें FY21 में जो 34% था ड्यू टू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द कार्बन ब्लैक प्लांट। पर अभी जैसा हम देख रहे हैं कि जो की रॉ मटेरियल्स है, रबर, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, इनके जो प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। FY16 और FY16 में एक थोड़ा डाउन मतलब एक डिक्लाइन दिखा था, बट अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो वो काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, क्योंकि FY13 में दे वर ओनली 10% और इवन आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइजेस द FY22 मार्जिन आर एट 16%। तो अगर एक प्रॉफिट का जो कैगर हम देखेंगे पिछले 5 साल में तो वो एक काफ़ी अच्छे से 17% से ग्रो हुआ है एंड फॉर द 3 years इट हैज़ ग्रोन बाय 23%। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा कैश जनरेट करती है। जो नेट प्रॉफिट्स है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो काफ़ी अच्छे से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर टोटल 5 years का हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4,990 करोड़ और वही नेट प्रॉफिट है 5,082 करोड़। तो अच्छे से जो प्रॉफिट्स है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो जो प्रॉफिट जो भी कंपनी कमा रही है इट्स इनटू रियल कैश और या कंपनी के रिसीवेबल्स ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो कंपनी के अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हाई मार्जिन है। तो उनका रीज़न क्या है? जैसे क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स में हम पढ़ रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हैज़ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ इट्स कार्बन ब्लैक प्लांट एंड नियरली 80 to 85% ऑफ इट्स कार्बन ब्लैक रिक्वायरमेंट्स आर मेड थ्रू इन हाउस प्रोडक्शन। सो जितना कार्बन ब्लैक कंपनी को लगता है उसका उन्होंने एक प्लांट जैसे हमने देखा बना लिया है पहले से, और उसके वजह से वो काफ़ी अच्छे से बैकवर्ड इंटीग्रेट हुआ है ये बिजनेस, और उसके वजह से कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी हेल्दी है। अगर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस की बात की जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट इंडिया में बेस्ड मतलब कंपनी इंडिया में बेस्ड है, तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है कंपनी का वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स ग्लोबल पीयर्स। उसके वजह से क्या होता है, अगर मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी अच्छा है, मेरे एम्प्लॉय कॉस्ट भी लो है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, तो मुझे अच्छे मार्जिन भी मिलते हैं और मैं कम्पिटिटिव प्राइसिंग पे भी अपने टायर्स ग्लोबल मार्केट्स में बेच सकता हूँ। तो मेरे जो प्राइसेस रहेंगे वो मेरे कंपिटिटर्स से कम रहेंगे। सो इवेंचुअली and obviously the customers would prefer my tires because I am providing almost same quality of tires at a better price। तो इसी की वजह से जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी हाई लग रहे हैं इवन दो बीइंग इन अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस लाइक टायर मैन्युफैक्चरिंग। अगर देखा जाए तो द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ड्यू टू कार्बन ब्लैक प्लांट एंड लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर गिव द कंपनी कंपिटिटिव प्राइसिंग पावर एंड हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन। तो FY22 में कंपनी के मार्जिन क्यों इम्पैक्ट हुए थे? द FY22 मार्जिन ऑफ द कंपनी हैव बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू हायर रॉ मटेरियल प्राइजेस एंड लैग इन पासिंग ऑन दोज प्राइजेस टू कस्टमर्स। तो जब मैं एक रॉ मटेरियल खरीदता हूँ हाई प्राइसेस पे तो मुझे प्राइस इंक्रीज करना रहता है अपने प्रोडक्ट्स में, तो उसका एक या 2 क्वार्टर का लैग रहता है। तो
तो उसी लैग के कारण कंपनी के मार्जिन्स इन दिस क्वार्टर्स हैव बीन इम्पैक्टेड वेरी सीवियरली। अभी और एक इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है मार्जिन डिक्लाइन के लिए इज द फ्राइट रेट्स। अभी फ्राइट रेट्स का कैसा हुआ था, जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था। चाइना में पहले लॉकडाउन पड़ा और फिर बाकी यूरोप और अमेरिका में लॉकडाउन पड़ा। तो फिर चाइना ने पहले अपना लॉकडाउन उठाया वेरी अर्ली एंड दे स्टार्टेड देयर प्रोडक्शंस फॉर द सप्लाई इन द ग्लोबल मार्केट। पर कैसे हुआ कि जो शिपमेंट्स थे वो पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साइड में स्टक हो गए जो अपने कंटेनर्स थे, और प्रोडक्शन के मतलब चाइना जो प्रोडक्शन हब है, आइडियली द शिपमेंट शुड बी एट प्रोडक्शन हब, तो वो वहां तक पहुंच नहीं सके ड्यू टू द लॉकडाउन इन दीज नेशंस। तो कंटेनर्स जो फ्राइट रेट्स और जो कंटेनर्स है उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई थी मार्केट में, और उसके वजह से उनके प्राइस बढ़ गए थे। तो इसके वजह से कंपनी को अपने जो फ्राइट रेट्स थे वो नेगोशिएट करने पड़े। अगर फ्राइट रेट्स का हम कॉस्ट देखें तो FY21 में सिर्फ ₹308.8 करोड़ था, वही FY22 में इंक्रीज हुआ है 881 करोड़ एंड ऑलमोस्ट इंक्रीज ऑफ 185%। तो इसके वजह से भी कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। बट जैसा हम देखें कि आगे जाके जैसे सिचुएशंस नॉर्मल होंगे, जैसे कंटेनर अवेलेबिलिटी पूरे रीजन्स में रहेगी, तो वहाँ पे फ्राइट रेट्स कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन भी थोड़े बढ़ सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल्स के बारे में बात की जाए तो रिसेंटली भी काफ़ी सॉफ्टनिंग दिखी है प्राइसेस में, रॉ मटेरियल्स के एक अच्छा डिक्लाइन दिख रहा है। तो ये मार्जिन भी कंपनी को मिल सकते हैं और आगे जाके थोड़ा मार्जिन भी कंपनी का बढ़ सकता है। अगर फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात की जाए तो रिसीवेबल डेज यानी कि व्हाट इज़ द टाइम फॉर मी टू रिकवर द मनी स्टक एट माई कस्टमर्स, काफ़ी कंपनी के लिए FY13 से लेके FY22 तक काफ़ी अच्छे से कम हुआ है। यानी कि जो रिकवरी है फ्रॉम द कस्टमर्स हैज़ बीन वेरी एफिशिएंट। पहले 53.68 डेज थे, वही डिक्रीज हुआ है 40.67 डेज। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो जो FY13 में था वो सिर्फ था 17.47%, वही इंक्रीज हुआ है अभी 24.19%। तो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाई, अपने कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस भी अच्छे से लिए, जिसके वजह से जो कंपनी का ROC है वो काफ़ी हेल्दी दिख रहा है। अगर डेट के बारे में बात की जाए तो FY13 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था 1.5 और वही डिक्रीज हुआ है 0.36 इन FY22। FY21 में उससे भी ज़्यादा कम था, 0.17 था, पर वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी को थोड़ा डेट लेना पड़ा इन FY22 और उसके वजह से 0.36 डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया है। करंट रेशियो भी काफ़ी हेल्दी है 1.2 पे, और क्विक रेशियो भी 0.69 है। द डेट अभी जो डेट कंपनी का कम हुआ है, यानी कि कंपनी अपने डेट पेमेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है, विच शोज दैट द कंपनी इज जनरेटिंग नाइस कैश, और उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने कैपेक्स किए हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, कंपनी को अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है, डिमांड भी दिख रहा है। इवन दो बीइंग इन द कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, द कंपनी हैज़ नेवर डायल्यूटेड इट्स इक्विटी इन द पास्ट 10 to 15 ईयर्स। जो एक शेयर कैपिटल में इंक्रीज दिख रहा है FY18 में इज ड्यू टू जस्ट द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। उसके वजह से जो शेयर कैपिटल है वो थोड़ा बढ़ गया है, बट दैट डज नॉट मीन दैट कंपनी हैज़ डायल्यूटेड इट्स इक्विटी। यानी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छे से रही है। अगर डेट के बारे में बात की जाए तो FY13 में कंपनी का डेट था 1664 करोड़, वही बड़ा FY14 में 1706 करोड़। तो अगर हम FY13 से FY22 तक देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना डेट डिक्रीज किया है। जैसे मैंने कहा कि एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के वजह से FY22 में कंपनी का डेट बढ़ा है, पर ओवरऑल अगर डेट सिचुएशन देखें कंपनी का तो इट्स वेरी कंजर्वेटिव और बैलेंस शीट अच्छे से कंपनी मैनेज कर रही है। अगर डिविडेंड पेड दिखाए तो कंपनी ने पहले FY13 में 16.88 करोड़ का डिविडेंड पे कर रही थी, और वही अभी 560 करोड़ का डिविडेंड कंपनी ने मार्च 2022 में पे किया है। इसका मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने शेयर होल्डर्स में। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कितने प्रॉफिट्स में से कंपनी कितना डिविडेंड देती है, वो पहले FY13 में सिर्फ 4% था और वो अभी 37.7% बढ़ा है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि कंपनी काफ़ी
काफ़ी अच्छे से भी डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात की जाए तो एक इंटरेस्टिंग थिंग ऑन द बैलेंस शीट इज द इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो काफ़ी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है और या जो फिर इक्विटी फंड्स है, वो कंपनी ने काफ़ी फंड्स में इन्वेस्ट किया है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन दीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इज 202 crores, 202.66 crores. Even though this is not a big portion of the balance sheet, but ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट पे एक नोट है। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी के एज ऑन मार्च 2022 वर 7,084.8 करोड़, बट अगर देखा जाए तो ये नंबर इतना भी बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट 2.92% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। तो अगर कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी एक फैमिली रन बिजनेस है। द कंपनी इज रन बाय द पोद्दार फैमिली एंड मिस्टर अरविंद पोद्दार इज द चेयरमैन एज वेल मिस्टर राजीव पोद्दार इज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, और मिस्टर अरविंद पोद्दार चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। एक इशू कंपनी के साथ रहा है कि जो ये दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो काफ़ी सैलरी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कंपनी। जैसे हम देख रहे हैं कि सैलरी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहा है फॉर बोथ द प्रोमोटर्स, फॉर बोथ द मैनेजिंग डायरेक्टर्स। बट एक इंटरेस्टिंग बात है कि FY18 में सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स था 8.6%, वही रिड्यूस हुआ है FY22 में 6.3% में। सो इवन दो कंपनी के प्रोमोटर्स ने सैलरी बढ़ाई है, बट स्टिल द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी हैव इंक्रीज्ड मोर देन देयर सैलरी, और उसी की वजह से उनका जो 6.3% का एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो मिस्टर पोद्दार के बारे में एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि वॉरेन बफेट ने काफ़ी अच्छे से बोला है कि उनके पास जो भी एक सरप्लस फंड्स रहते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड रहता है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एनीवेयर एल्स दे ट्राई टू डिप्लॉय इट एट द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिटेबल असेट्स, सो दैट एक कंपाउंडिंग मशीन जो रहती है बिजनेस की वो चलती रहे। सेम थॉट्स है मिस्टर अरविंद पोद्दार के, जिन्होंने कहा है कि दिस इज थैंक्स टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इनटू द न्यू टायर बिल्डिंग मशीनरी दैट इज suitable for the sophisticated and complex processes for building giants. To carry out such works, we would always like to put back some of our profits into the company, and a major investment is in R&D. तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने असेट्स में भी इन्वेस्ट किए हैं, फिक्स्ड एसेट्स में, R&D में भी कंपनी काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रही है। तो कंपनी को दिख रहा है कि डिमांड स्ट्रांग है, profitability from these assets is also strong, so they don't shy away from increasing their investments and putting those money back into the business. अगर गवर्नेंस के बारे में बात की जाए, जो ऑडिट फीस है वो FY18 में 51 करोड़ थी और FY22 में 48 करोड़ हो गई। तो हम देख रहे हैं कि एक जो ऑडिट फीस है वो काफ़ी स्टेबल है। अगर एक सडन राइज दिखता है इन ऑडिट फीस तो दैट इज़ अ वेरी मतलब दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेड फ्लैग, क्योंकि कंपनी पेज ऑडिटर्स for the service they provide, and if the company wants to get its books manipulated, so they might even pay more to the auditors to do that. But ऐसा ये कंपनी में कुछ दिख नहीं रहा है, तो that is a one good point. The higher increases in audit fees as compared to the revenue of the company leads to questioning the objectivity of the auditor. This case is not happening here. तो अगर कंपनी के नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की बात की जाए तो जो कमेटी के जो मेंबर्स है दे आर नॉट एनी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, यानी कि ये सारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। जो सैलरीज, जो नॉमिनेशंस ये डिसाइड करते हैं, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड, एंड या फिर जो डिसीजन मेकिंग में है ये मैनेजमेंट साइड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर वैल्यूएशंस के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, अपने वॉल्यूम्स बढ़ाया है, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाया है, तो नेचुरली जो कंपनी का अर्निंग्स मल्टीपल है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर प्राइस टू बुक मल्टीपल देखें कंपनी का तो FY13 में वो सिर्फ 1.82 था, FY22 में इट हैज़ इंक्रीज टू 5.96। एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन नेट सेल्स देखें तो वो 1.33 थे इन FY13, इट हैज़ इंक्रीज टू 5.28 इन FY22। अगर एंटरप्राइज वैल्यू अपन EBIT देखें तो वो था सिर्फ 8.05 इन FY13 एंड इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 22x ऑफ द मल्टीपल। अगर कंपनी के PE के बारे में बात की जाए तो पिछले 5-6 सालों में कंपनी का जो PE था वो काफ़ी कम था। इट वॉज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द
कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो अगर जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है या फिर केपेक्स है वो जितना फ्रूटफुल नहीं रहता तो कंपनी का स्टॉक हैम्पर हो गया रहता और इट वुड हैवंट इंक्रीज्ड व्हाट इट हैज़। बट जो मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन था वो काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से पी री रेटिंग भी दिखाया है इस स्टॉक में। अगर जो अनसर्टेनिटी है इट शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ रिस्क, और इसकी वजह से ही अगर वो रिस्क की तरह हम परस्यू करते हैं तो इसकी वजह से ही स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिर सकते हैं। पर जैसा हमने देखा कि एग्जीक्यूशन अच्छे से हुआ तो स्टॉक प्राइस ने भी अच्छा एक रिकवरी दिखाया है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एट नाइस हाइज फॉर द कंपनी। तो एक थिंकिंग लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का हम देखते हैं कि कैसा सिनेरियो था। तो कंपनी ने बोला था कि वो अपने कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाले हैं खुद का, सो एज टू प्रोवाइड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द कंपनी। और जब उसके वजह से क्या होता है कि मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अगर मार्केट में अगर एक कार्बन ब्लैक का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो या फिर एक लेट्स से एक 100 रुपीज़ हो तो कंपनी को वही अपना कार्बन ब्लैक वो खुद मैन्युफैक्चर कर दी है और उसके वजह से कंपनी को कार्बन ब्लैक 80 क्लोज टू 80 रुपीज़ में मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए एज उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है जिसकी वजह से मार्जिन्स अच्छे रहते हैं और जिसकी वजह से कंपनी कैन ऑल्सो एंटर इन कम्पिटिटिव प्राइसिंग पोजिशंस। पर जो मार्केट ने ये जो न्यूज़ थी कि कंपनी अभी एक कार्बन ब्लैक प्लांट मैन्युफैक्चर करने वाली है वो अच्छे से नहीं ली, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक्स ऑलमोस्ट 1369 से ड्रॉप हुआ। इट वाज ऑलमोस्ट अ ड्रॉप ऑफ 45%। मार्केट का रिएक्शन काफ़ी अच्छा नहीं था इसके लिए, बट मार्केट रिएक्शन देख के भी मैनेजमेंट ने अपना जो बिजनेस प्लान था वो चेंज नहीं किया। दे रिमेन कांस्टेंट ऑन देयर प्रोसेस कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक का प्लांट चाहिए विच वुड अभी इसके वजह से बैलेंस शीट पे थोड़ा डेट आएगा, थोड़ा केपेक्स कॉस्ट रहेगा, बट अगले 5-6 सालों में दिस वुड प्रूव। तो कंपनी के लिए थ्रेट्स क्या है? कंपनी ने अपने थ्रेट्स FY22 एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी अच्छे से बताया है। लाइक एनी अदर कंपनी, योर कंपनी इज ऑल्सो एक्सपोज टू various threats like competition, retention of employees, labor issues, increase in raw material prices, and its timely availability. An economic downturn in key areas like India and Europe may also lead to threats for the company. अभी जैसा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूरोपियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं ड्यू टू राइज इन द फ्यूल प्राइसेस, राइज इन द पावर कॉस्ट। तो दैट कुड ऑल्सो क्रिएट सम हेडविंड्स फॉर द कंपनी। तो यही था एक छोटा प्रेजेंटेशन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में। ये हमारी एक काफ़ी अच्छी मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी भी है, बट इट्स करंटली जो इनका स्टॉक प्राइस जैसा हम देख रहे हैं कि थोड़ा मार्जिन्स भी थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं, स्टॉक प्राइस भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, विच इज़ मेजरली ड्यू टू द एक्सटर्नल इश्यूज। कंपनी का कुछ इनहेरेंट इशू नहीं है। कंपनी का जो एक्सटर्नल इश्यूज लाइक यूरोप में इनका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, जैसा हमने देखा मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप। तो और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी यूरोप में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो दैट इज सम रीजंस। पर जैसा हम देख रहे हैं कि कंपनी के मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव हो सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन फ्राइट रेट्स एंड डिक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉर द कंपनी। और कंपनी के जो मार्जिन्स है अपने पीएस से काफ़ी अच्छे हैं। दैट इज वाई द कंपनी कैन प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और जो कस्टमर रिटेंशन है उसके लिए तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए यज्ञ एकेडमी के चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।